इस मंच पे हमारे साथ आज जुड़ने के लिए शुक्रिया, और जो दर्शक हम देख रहे हैं शुक्रिया। हमारा विषय था सेना, सेवा और सम्मान। तो एक सरकार जो जवान हैं उनकी सेवा कैसे कर सकती है? हाँ जी, देखिए, मुझे लगता है कि सेना के लिए इस देश के सामान्य आदमी के मन में आदर बहुत है, और शायद दुनिया का कोई दूसरा देश हो जिसमें सैनिकों के लिए इस तरह के सम्मान का भाव हो। और स्वाभाविक रूप से आदर भी है देश के मन में, और आदर है तो सम्मान भी स्वाभाविक है। जिन लोगों ने देश की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर किया है, मुझे लगता है कि वो रैंक 1 पेंशन की मांग सेवानिवृत्त सैनिक करते रहे हैं, और इस मांग को लंबे समय से मुझे लगता है कि अपेक्षा थी लोगों की पूरी हो, और उसे पूरा किया है 1 रैंक 1 पेंशन की बात। तो एक तरह से एक कदम है उस दिशा में। लेकिन जहां तक सम्मान और सेवा का सवाल है, तो ये ऊपर से नहीं थोपा जा सकता है, बट हमारे देश के खून में ये रचा बसा है। सैनिकों के लिए आज भी आप देखें तो आप हों, हम हों, राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठ करके लोग सेना का सम्मान भी करते हैं, और सैनिकों में भी जिस तरह का सेवा भाव है, जब देश किसी कठिन परिस्थिति में आता है, कोई विपत्ति आती है, तो जिस तरह से सैनिक लोगों के, सामान्य लोगों की मदद में जुटते हैं, मुझे लगता है कि इसके कारण भी वो भाव है, और देश उनकी सेवा के लिए खड़ा रहता है। ये जो हम सेवा की बात करते हैं, हम दशकों से कह रहे हैं जय जवान जय किसान, हमसे चूक कहां हो गई है? कहां पर हमने पूरी डिलीवरी नहीं करी है जब हम कहते हैं कि हम हमारी सेवा, सरकार की सेवा, देश की सेवा, हमारे सैनिकों की, हमसे चूक कहां रह गई है? समझा नहीं, जरा फिर से। दशकों से हमारी क्या हम नहीं कर पाए उनके लिए, सैनिकों के लिए? हाँ जी। 2-3 बातें ध्यान में आती हैं। एक तो उनको की जो न्यूनतम सुविधाएं हैं, जिन कठिन परिस्थितियों में वो रहते हैं, वो उपलब्ध कराना, उनकी वाजिब मांगों को पूरा करना, और तीसरा, सैनिक के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज के अत्याधुनिक हथियार और बाकी चीजें उनको उपलब्ध रहें। ये आवश्यकता है सैनिक की, उसको सरकार पूरा करे, और उस दिशा में पिछले कुछ वर्षों में कदम उठाया गया है। मुझे लगता है कि उनमें एक नए प्रकार का विश्वास जागृत हुआ है। मनोज सिन्हा जी, आजकल राष्ट्रवाद की चर्चा चल रही है। राष्ट्रवाद का अब मतलब क्या होना चाहिए आगे दशकों के लिए? राष्ट्रवाद का मतलब यही होना चाहिए कि राष्ट्र सर्वोपरि है, व्यक्ति और पार्टी से ऊपर है, देश है। ये पार्टी से ऊपर और पॉलिटिक्स से ऊपर कैसे रखा जाए? आपको पता है कि आजकल सेना पर कितनी नेतागिरी चलती है, ये पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर कैसे रखा जाए? मुझे लगता है कि सेना पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि सेना हो, न्यायालय हो, चुनाव आयोग हो, या अनेक ऐसी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिन पर देश का भरोसा है, और इसमें राजनीति का कोई स्थान नहीं है। पर आजकल तो लोग हैं कि सबूत मांगते हैं। प्राइम मिनिस्टर आज बोल रहे हैं कि सबूत और सपूत में अंतर होता है, सपूत का ध्यान रखना है, सबूत मांगने वालों को दूर रहना चाहिए। उनको क्या कहना चाहेंगे आप? भगवान उनको सद्बुद्धि दे, इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। वो भी सेना की मर्यादा को समझें और राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व को समझें। मुझे लगता है कि राजनीतिक कारणों से कोई प्रश्न खड़ा किया जाए सेना के शौर्य को लेकर के, सेना की कार्रवाई को लेकर के, ये उचित नहीं है। डिसाइसिवनेस, डिसीजन, जब भी हमने
आशा करी है, आदेश दिया है या सेवा मांगी है, हर दफा हमारे जवानों ने डिलीवर किया है। ये डिसाइसिवनेस, पॉलिटिकल विल की बात होती है। क्या बदलाव आया है आपके हिसाब से? नहीं, ये सच है कि हमारे देश की सेना इस मामले में कभी राजनीतिक कारणों से सेना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और देश के राजनीतिक नेतृत्व ने जो निर्णय किया है, सेना ने बराबर उसको जमीन पर उतारने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि देश में एक डिसिसिव लीडरशिप रहे, ये आवश्यक है। और हाल की जो घटनाएं हुई हैं वो इस बात की गवाही देती हैं कि सेना हमारी सक्षम भी है, बहादुर भी है और आजकल जो क्षमताएं हमारी सेना ने विकसित की है, निश्चित रूप से हम सबको उस पर गर्व है। लेकिन लीडरशिप का डिसिसिव होना तो अत्यंत आवश्यक है। मनोज सिन्हा जी, पाकिस्तान तो हरकतें करता है। पिछले 3-4 दिनों में ही इमरान खान अब लगे हुए हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं कि जी ये सारा जो मामला चल रहा है ये इंडिया में, भारत में इलेक्शंस के लिए चल रहा है। क्या क्या उनको संदेशा देना चाहेंगे आप? नहीं, कोई इलेक्शन के लिए ये किया जा रहा है। पुलवामा में इलेक्शन था, इसलिए हमने आतंकवादियों से कहा कि आइए हमला करिए सीआरपीएफ। और अगर सीआरपीएफ के जवानों की शहादत होती है तो क्या देश चुप बैठेगा? देश के लोगों की एक आकांक्षा थी, स्वतः स्फूर्त नौजवान सड़क पर उतर गया था और देश की जो आकांक्षा थी उसे अगर सरकार ध्यान में नहीं रखेगी तो मुझे लगता है कि अच्छी सरकार नहीं कही जाएगी। और आतंकवाद का दंश हम लंबे समय से झेल रहे हैं। ये जो सोच बदली है कि इस बार ये बैठे नहीं रहेंगे, घर के अंदर जाके मारेंगे, ये सोच अब आगे कैसे बढ़ाई जाए? हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहे, मुझे लगता है इससे तो आतंकवाद खत्म नहीं होगा और उसका प्रत्युत्तर ठीक से दिया जाए। जो पिछले दिनों में देश ने देखा है, मुझे लगता है कि जो मूल है, जहां से शुरुआत होती है, उस जड़ पर अगर प्रहार करेंगे तो ही आतंकवाद खत्म होगा और उस दिशा में कार्रवाई हुई है। मनोज सिन्हा जी, कुछ ही घंटों पहले अब कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो लगाया है, किसान की बात करी है, कहते हैं डिलीवरी का टाइम आ गया है। डिलीवरी का टाइम आ गया है। भाजपा और मोदी सरकार आगे जाके डिलीवरी पे क्या काम करने वाली? देखिए, एक प्राइमरी स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो एक हमारे टीचर थे, किस्सा बताए थे। आपने सुना है कि नहीं मैं नहीं जानता, सभागार में जो लोग हैं इनमें से कुछ ने सुना होगा। एक ढपोर शंख महाराज थे और वो किसी बगीचे में बैठे थे। एक भूखा बच्चा बगल से गुजर रहा था, उसे लगी थी भूख, तो उसने महाराज से कहा कि 2 रुपया दीजिए, भूख लगी। तो महाराज ने कहा कि 4 ले लो। बच्चे ने कहा 4 दीजिए, तो महाराज ने कहा 8 ले लो। बच्चे ने कहा 8 दीजिए, तो महाराज ने कहा 16 ले लो। तो बच्चा जितना मांगता था दुगुना देने का आश्वासन ढपोर शंख महाराज बराबर देते थे, लेकिन देते 1 पैसा नहीं थे। तब से हमारे शास्त्रों में एक कहावत है, अहम ढपोर शंखोस्मि बदामी च ददामी ना। मैं ढपोर शंख हूं, मैं केवल बोलता हूं, देता कुछ नहीं। तो ये जो आज मैनिफेस्टो जारी हुआ है, सन 71 में मैं अपने गांव से निकल करके गाजीपुर आया था पढ़ने। श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी, मैं विद्यार्थी था। उनकी सभा मैंने देखने की भी इच्छा थी और सुनने की भी, तो मैं सुना उनकी सभा को, उनको देखा भी थोड़ा दूर से। तो गरीबी हटाने उन्होंने कहा कि सारा विपक्ष मिल गया है, विपक्ष कह रहा इंदिरा हटाओ और मैं कह रही हूं गरीबी हटाओ। तब से कांग्रेस पार्टी गरीबी हटा रही है और मुझे लगता है 71 से लेकर 2019 के बीच में 10-11 साल निकाल लीजिए, 6 साल वाजपेयी जी के और 5 साल मोदी जी के, तो कांग्रेस की ही सरकार रही है। तो जब ये सत्ता में रहते हैं तो इनको गरीबी नहीं ध्यान आती है, किसान नहीं ध्यान आता है। सत्ता के जब बाहर हो जाते हैं तो देश की सारी समस्याओं का समाधान इनके घोषणा पत्र में दिखाई पड़ता है। बट ये जो कह रहे हैं कि दूसरी बात नहीं, अभी मैंने पूरा नहीं किया। आपने कहा कि डिलीवरी सरकार की, तो मुझे लगता है कि 5 वर्षों में जो बदल हुई है शायद यहां नहीं दिखाई पड़ेगा, गांव में जाएंगे तो दिखाई पड़ेगा। 9.5 करोड़ शौचालय बन जाएंगे, टॉयलेट बन जाएंगे, ऐसा देश सोचता ही नहीं था। 18,000 गांव थे जहां बिजली नहीं थी, बिजली पहुंच गई। और गांव में नहीं, जो गरीब आदमी
जिसने सोचा ही नहीं था कि हमको बिजली मिलेगी, लगभग 95-96% घरों तक बिजली पहुंच गई। 7 करोड़ लोगों को मुफ्त में रसोई गैस मिल गई, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में इलाज की सुविधा मिल गई, किसानों के खाते में 4.25 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की पहली किस्त पहुंच गई है, अप्रैल के अंत तक दूसरी किस्त पहुंचने जा रही है। तो डिलीवरी तो जमीन पर दिखाई पड़ रही है। दिल्ली में बैठ करके लोगों को जरा दिखता कम है, वो यहीं से मनोज सिन्हा जी देखिए, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी इसी सवाल दोहराते रहते हैं। पहले तो रफाल दोहरा रहे थे, अब दोहरा रहे हैं कि नौकरियां कहां, नौकरियां दिखाइए। कि उनके उठाने से देश मान जाएगा ऐसा नहीं है, और खासतौर से उन लोगों की एक विशिष्टता है, राफेल को लेकर के भी जो आरोप लगाए उन्होंने, तो देश की सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें फाइनल वर्डिक्ट दे दिया। सीएजी ने अपनी बात कह दी और संसद के पटल पर रिपोर्ट रख दी गई। लेकिन कुछ लोग हैं जो सर्वोच्च न्यायालय से अपने को ऊपर मानते हैं, सीएजी से अपने को ऊपर मानते हैं, तो उनको एक झूठ बोलना है, बार बार बोलना है, कस के बोलना है। दुर्भाग्य यह है कि उनसे लोग सवाल नहीं पूछते कि ये झूठ आप क्यों बार बार बोल रहे हो। नौकरियों का जहां तक प्रश्न है, तो मेरे पास रेलवे का विभाग है, राज्य मंत्री के तौर पर मैं काम कर रहा हूं, तो पीछे 5 साल में 2.25 लाख की भर्तियां रेलवे में हुई हैं। सरकारी नौकरियों की बात मैं कर रहा हूं। पोस्ट ऑफिस में हमको लगता है कि 80,000 भर्ती हमने पोस्ट ऑफिस में किया है। दूरसंचार में हमने करीब 13,000 लोगों की भर्ती की। सरकारी पद जितने थे उनके विज्ञापन निकाल करके पारदर्शी ढंग से नौकरियां दी गई हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी अब जिस तरह से हाईवे बन रही है, एक्सप्रेसवे बन रही है, उसमें रोजगार नहीं मिल रहा है। देश की इकोनॉमी जिस तरह से आगे बढ़ी है, रेलवे में 48,000-49,000 करोड़ रुपए का निवेश होता था 14 के पहले, इस साल 1,48,000 करोड़ का निवेश हो रहा है। डबलिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, लूप्स, सैटेलाइट स्टेशन, ये रोजगार नहीं पैदा कर रहा है। अनेक हर क्षेत्र में पोर्ट, एयरपोर्ट, सागरमाला, भारतमाला, ये पूरे निवेश को देखिए तो मैं समझता हूं कि जब इन्वेस्टमेंट है तो रोजगार होगा ही। दूसरी बात कि मुद्रा बैंक योजना में जिस तरह से ऋण बांटा गया है लोगों को बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के, और जो संख्या है, तो कम से कम एक आदमी छोटा ही उद्योग लगा रहा है तो 2 लोगों को 3 लोगों को रोजगार दे रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक दुष्प्रचार है, और उस दुष्प्रचार को राहुल गांधी जी भी चला रहे हैं और उनका इकोसिस्टम भी चला रहा है। बट जब लेकिन नीचे लोगों को मालूम है कि सच्चाई क्या है। अब ये कह रहे हैं कि देखिए 22 लाख नौकरियां हैं, सरकार की नौकरियां खाली पड़ी हैं, हम हर पंचायत में अब 10 लाख नौकरियां नौजवानों को देंगे। इससे ये नौकरियों का जो मुद्दा उठा रहे हैं, इसकी गिनती कैसे हो? देखिए, अब उनके बारे में मैंने वो किस्सा जो बता दिया ढपोर संत महाराज का भी वायदा कर सकते हैं, इसलिए उनकी बात को इस समय चुनाव के समय कोई गंभीरता से ले नहीं रहा है, और कम से कम देश की जनता तो नहीं ले रही। पर मनोज सिन्हा जी, आपको ये नहीं लगता है कि जो अब 6,000 रुपए महीना देने की बात चल रही है, उनके मैनिफेस्टो का पिलर खड़ा कर दिया है कि 6,000 रुपए महीना देंगे, ये बात है बहलाने की बात है या गरीबी हटाने की बात है? नहीं, ये गरीबी हटाने की बात नहीं है। कांग्रेस की डूबती हुई नैया को किसी तरह से थोड़ा सहारा मिल जाए, इसका एक उद्यम है ये। मनोज सिन्हा जी, हाल ही में 48 घंटे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि देखिए, ये जो हिंदू टेरर, सैफरन टेरर की बात बढ़ाई गई थी 5-6 साल पहले, ये देश के बिल्कुल खिलाफ थी, पीसेबल, शांतिपूर्वक कम्युनिटी के खिलाफ थी। लेकिन जिन्होंने ये खबरें उठाई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, ये तो न्यायालय के आदेश से वो लोग छूटे हैं जिनके ऊपर ये आरोप लगा था। और दूसरी बात कि जिन लोगों ने इस शब्द का आविष्कार किया, तो वो स्वाभाविक रूप से जिम्मेदार है। और सामान्य रूप से हमारी जो संस्कृति है या परंपरा है इस देश की, तो उसमें हिंसा का स्थान नहीं है। कभी हम इंटॉलरेंट हुए नहीं, हिंसक हुए नहीं। तो एक ऐसे समुदाय को जो धर्म भीरू है, जो धर्म का आदर करता है, सभी धर्मों का आदर करता है, उसको आप आतंकवादी कह दें तो निश्चित रूप से देश का अपमान है, उस पूरे समाज का अपमान है, और ये कांग्रेस का योगदान है इस देश को। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिन्होंने ये मुद्दा उठाया वो एक पाकिस्तानी साजिश में फंस गए थे? मैं कोई आईबी नहीं हूं कि मैं साजिश का पर्दाफाश करूं, लेकिन ये संदेह लोगों के मन में खड़ा होता है कि आखिर इस तरह की बात
किसके इशारे पर की जा रही है, जांच का विषय हो सकता है। तो ये जांच और आगे जाके कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने वो एफिडेविट बदले, जिन्होंने मार्गदर्शन करा इसका, जो ऑफिसों में बैठ के सोचा कि भाई ऐसा प्लान करना चाहिए, हमें ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए, हिंदू टेरर के बाद में बात करनी चाहिए, उसका मुद्दा उठाना चाहिए, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसका फैसला यहां तो होगा नहीं, ये सरकार जब विचार करेगी तो फैसले की जगह होगी। सार्वजनिक रूप से तो इस बात को मैंने नहीं बताया जा सकता है ना। निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है और इस पर विचार करना चाहिए, सरकार करेगी। मनोज सिन्हा जी, आपको पता है उमर अब्दुल्ला ने 24 घंटे पहले कराए मुद्दा उठाया है कि कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग होना चाहिए। मोदी साहब ने भी उनसे कल ही पूछा है कि कौन सहमत है कि कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग होना चाहिए। आपके हिसाब से ये मुद्दा क्यों उठ रहा है? मुझे लगता है कि आजादी के बाद दुर्भाग्य रहा कि सरदार पटेल इस देश के प्रधानमंत्री नहीं हुए, और सरदार पटेल के जिम्मे जिन रियासतों को इस देश में मिलाना था, जिस खूबसूरत ढंग से उन्होंने मिलाया, कहीं कोई समस्या नहीं है। एक कश्मीरी समस्या बना हुआ है, तो गलती वहां से शुरू हुई है। और कुछ लोग सोचते हैं कि हमको इसी में राजनीतिक लाभ मिल जाएगा, पुनर्जीवन मिल जाएगा राजनीति का, इसलिए ये मुद्दे उठा रहे हैं। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। देश की संसद ने इस पर प्रस्ताव पारित किया हुआ है, और वे लोग जो आज कह रहे हैं वो भी उस प्रस्ताव के हिस्से हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि जो इस भारत जो संसद के प्रस्ताव के खिलाफ बोल रहा है, या तो वो जानबूझ करके देश की एकता अखंडता पर उसको भरोसा नहीं है, या राजनीतिक स्वार्थ और निहित स्वार्थ के लिए इस तरह का बयान दे रहा है। मनोज सिन्हा जी, कांग्रेस पार्टी कहती है कि देखिए आपने सर्जिकल स्ट्राइक जरूर करी, बालाकोट में एयर स्ट्राइक जरूर करी, लेकिन पिछले 2-3 साल में आतंकवाद के हिंसा के इंसिडेंट बढ़े हैं। हमारे जो जवान हैं उनकी कुर्बानी बड़ी है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? वापस क्या कहना चाहेंगे? ये आंकड़ों के खेल में जाने की जरूरत नहीं है। देश क्या सोचता है इस पर जरा विचार करिए। मुंबई में सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए, और बयान आ रहा है कि साहब बंबई जैसे बड़े शहर में ये बड़ी छोटी घटना है। क्या ये एटीट्यूड होना चाहिए सरकार का? या अगर हमारे सैनिक मारे जाते हैं तो जो मारने वाले हैं या जहां से मारने वाले पैदा हो रहे हैं उनको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये 5 वर्षों में सरकार की जो दिशा रही है वो यही रही है। मनोज सिन्हा जी, आपको पता है कि अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले प्रियंका गांधी ने यूपी का दौरा शुरू करा है। पहले वाराणसी गई, अयोध्या गई। काफी आपके पार्टी के लोगों ने कहा है कि अगर अयोध्या गई तो राम जन्मभूमि तक जाना चाहिए था। ये महत्वपूर्ण है, क्यों? 2 बात मैं कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस का फैसला है कि वो किसको महासचिव बनाती है और किसको पूरी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी देती है। इसमें मेरी कोई राय नहीं हो सकती है, कांग्रेस का फैसला है। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अगर आज से प्रियंका जी मेहनत करेंगी तो 2024 तक कांग्रेस की प्रेजेंस पूरी उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेगी। अभी मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए अपनी प्रेजेंस दिखाना भी पूरी उत्तर प्रदेश में बहुत दुष्कर कार्य है। यूपी की बात करते हैं आगे। 72 सीट फिर से लाना मुमकिन है? 73 71 हमारी थी, 2 सहयोगों की थी। अब कोई मैं ज्योतिष का जानकार नहीं कोई संख्या बता दूं, लेकिन एक बात मैं बहुत विश्वास से कह रहा हूं कि 2014 में जिस तरह का वातावरण था नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, हमारी सरकार बनाने के लिए, मुझे लगता है कि उससे ज्यादा इच्छा लोगों के मन में है कि फिर से मोदी जी को और ज्यादा बहुमत देकर बनाया जाए। और मैं संयोग से आज ही आया हूं दोपहर में, और मुझे यहां आने का अवसर मिला तो 93 और 2019 के बीच एक बड़ा लंबा सफर तय हुआ है देश के राजनीतिज्ञों का और राजनेताओं का। मुझे लगता है कि इस बार 2014 से ज्यादा बहुमत देश में भी मिलेगा, और प्रदेश में भी मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मनोज सिन्हा जी, 2014 की बात करी। 2014 में इलेक्शन के जैसा बिल्डअप हो रहा था, कह रहे थे कि मोदी वेव है, मोदी की लहर है, फिर मोदी की सुनामी है। ये वाली बातें क्यों नहीं हो रही हैं? नहीं, जमीन पर हो रही हैं, दिल्ली में नहीं हो रही, जमीन पर हो रही हैं।
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते जो काम किया था मोदी जी ने, उसके कारण और 10 वर्ष यूपीए का जो कुशासन था, भ्रष्टाचार की जो चर्चा थी, उसको लेकर के लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ था और अनेक लोग गुजरात से चिट्ठी लिखते थे, फोन करते थे कि साहब बड़ा अच्छा काम हुआ। इस बार देश और पिछले चुनाव में एक बात मैं और जोड़ूंगा, 2014 के चुनाव में देश का युवा विशेष रूप से वो संकल्प लेकर के आगे था, इस अब की बार मोदी सरकार, इस बार जहां युवा संकल्पित है वहां देश का 40 करोड़ गरीब आदमी, उसका सबसे बड़ा संकल्प है कि 5 वर्ष में आजादी का मतलब 40 करोड़ गरीबों को समझ में आया है कि उनको घर मिल सकता है, उनको बिजली मिल सकती है, उनको रसोई गैस मिल सकती है, उनको शौचालय मिल सकता है, आयुष्मान भारत में उनको प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा मिल सकती है। इस बार मैं मानता हूं कि देश का गरीब आदमी मोदी जी को फिर से 2014 से ज्यादा बहुमत देकर के प्रधानमंत्री बनाएगा। ये जो कांग्रेस की जो कैंपेन चल रही है, प्रियंका गांधी की राजनीति चल रही है, किसके वोट काटेगी? आपको नहीं लगता कि आपके वोट काटेगी शायद मायावती और अखिलेश के नहीं? देखिए, अब पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग कांग्रेस का नाम यहाँ क्यों इतना लेते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा निकलिए, जहां चुनाव हो रहा है उधर जाइए, उत्तर प्रदेश में, पूरी उत्तर प्रदेश में ही, वहां कांग्रेस के का नाम लेने वाले लोग नहीं है। 2-4 सीटें हैं, कांग्रेस अध्यक्ष खुद ही भयभीत हैं, अमेठी छोड़ करके केरल में भी लड़ रहे हैं। ये भय उनको सताए हुए है कि अमेठी से फिर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये बात तो आपको भी समझ में आ रही होगी कि 2 जगह से लड़ने का औचित्य क्या है। उनके खानदान की वो सीट थी, लेकिन जब अमेठी पर आश्वस्त नहीं है कांग्रेस अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में, तो बाकी जगह क्या चुनाव लड़ेंगे? 5 साल और मांग रहे हैं आप देश की जनता से, क्या रह गया करने के लिए 5 साल और में, जो आपको 5 साल और चाहिए? मुझे लगता है कि 50 साल में जो देश में नहीं हुआ था, जो सामान्य जरूरतें थी, आवश्यकताएं थी इस देश के सामान्य गरीब आदमी की, किसान आदमी की, उसको पूरा करने में 5 वर्ष बीता है। और ये जो 5 वर्ष है देश के लोगों की आकांक्षा को पूरा करने वाला वर्ष होगा। मेरे 2 सवाल और हैं, फिर 1-2 सवाल ऑडियंस से लेंगे। चौकीदार इतना तगड़ा मुद्दा बन गया है, हमने देखा बस 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में खड़े होकर पूरे देश से बात करी कि ये चौकीदारी का मुद्दा सिर्फ उनका नहीं है, पूरे देश का होना चाहिए। पर चौकीदारी एक होती है कि खाऊंगा नहीं, दूसरी होती है खाने नहीं दूंगा। जो सबने चोरी करी, जो चार्जेस हैं, वो सब तो जेल गई नहीं। देखिए, ये सच है कि प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी कि न खाएंगे न खाने देंगे, और इस दिशा में सरकार ने काफी प्रयास किए हैं। शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार, मैं कह सकता हूं कि एक घटना कोई नहीं बता सकता है कि शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। और जिन लोगों ने इस देश का धन लूटा, बाहर चले गए, कुछ नाम उस सिलसिले में बड़े चर्चित हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार ने स्पष्ट नीयत से, ठीक नीयत से उनके खिलाफ जितनी प्रभावी कार्रवाई हो सकती थी करने की कोशिश की गई है और काफी हद तक सफलता मिली। कानूनी प्रक्रिया के कारण कुछ समय लंबा लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वास्तव में चौकन्ना चौकीदार है देश का, कोई चोर बचने वाला नहीं है। आखिरी सवाल मेरा, हम 3 दशकों तक, 30 साल तक बोफोर से आगे नहीं बढ़ पाए। हाल ही में कुछ महीने पहले हमने जो तोपें खरीदी हैं, जो अब कश्मीर जा रही हैं, कुछ महीने पहले आई हैं। अब नए रफाल एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, नए हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। ये 30 साल हम फंसे हुए थे, क्योंकि हर डिफेंस डील में कुछ ना कुछ करप्शन का मामला चलता रहता था। उससे हम आगे कैसे बढ़े, उसको तोड़े कैसे हम आगे जाके? एक तो मुझे लगता है कि जिस तरह से G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई है, उसमें स्वाभाविक रूप से बिचौलिए नहीं रहेंगे। पहले जो प्रक्रिया थी उसमें बिना बिचौलियों के कोई खरीद होती नहीं थी, उससे सरकार आगे बढ़ गई और ट्रांसपेरेंट ढंग से काम हो, इसको सर्वोच्च प्राथमिकता हमने पिछले 5 वर्षों में दी है और यही रास्ता है। देश को भरोसा भी है इस विषय पर। ओके, मनोज सिन्हा जी, हमारे साथ आज ऑडियंस में कुछ शहीदों के परिवार भी जुड़े हैं। थोड़ा ऑडियंस से 1-2 सवाल ले लेते हैं बिफोर आई लेट यू गो। किसी एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन? किसी का कोई सवाल, थोड़ा हाथ खड़ा करिए प्लीज। सर, चौकी हो रही है सर, के चौकीदार
सर, शरद के की बात होनी चाहिए जो बीएड हेलो हेलो मान्यवर, आपने मुझे चांस दिया, इसके लिए बहुत बहुत सैल्यूट सलाम। चौकीदारों की बात चल रही है। आए दिन सीआरपीएफ के धधकते कश्मीर में जवान शहीद हो रहे हैं। शहादत में भेदभाव फिर क्यों जवानों की 2004 के बाद पेंशन नहीं? आज चेतन चीता कमाने जिसने सीने में 9 गोली खाई, आज उनको आपने शौर्य चक्र और यहां भी सम्मान से नवाजा, जिसको सिविलियन का दर्जा दिया गया है। जो पैरामिलिट्री के जवान की मैं बात करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री अक्सर सेना का जिक्र करते हैं, जबकि बीएसएफ और आईटीबीपी के जवानों में दिवाली मनाते हैं। तो ये ऐसा भेदभाव क्यों? आप मंत्री होने के नाते क्या जवानों की पेंशन होनी चाहिए? बताइएगा जरूर जी। वो पूछ रहे हैं कि देखिए आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, इन सब के जो जवानों की जो शहादत होती है उनकी पेंशन्स में मदद कैसे हो सकती है? और कभी कभी ये लगता है कि फोर्सेज में हम किसी को प्रायोरिटी देते हैं, किसी को नहीं प्रायोरिटी देते हैं, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, सेना का गठन पहले हुआ था और सेना के नॉर्म्स सरकार ने पहले से बनाए हुए हैं। जो ये फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस जिनको हम कहते हैं, उनके लिए अलग नॉर्म्स हैं और पहले की तुलना में सुविधाएं, पेंशन, बाकी चीजें काफी बढ़ोतरी उनकी भी की गई है और जरूरत होगी तो और भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसमें किसी से तुलना करने की या किसी का योगदान कम है ऐसा मुझे लगता है कहने की, सोचने की जरूरत नहीं है, ना किसी को कहने की जरूरत है। तो जैसे सेना के लिए ओवरऑप हुआ है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी अपना एक विशिष्ट योगदान है। कोई सीमा पर सुरक्षा कर रहा है तो कोई देश के अंदर सुरक्षा में लगा हुआ है, तो उनको भी पूरा सम्मान और उनका हक मिले, इस दिशा में कार्रवाई काफी की गई है। जरूरत होगी तो आगे की जाएगी। तो ये जैसे ओवरऑप हुआ सेना के लिए, ये पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी आगे बढ़ाने की कोई हम आशा रख सकते हैं अगले 5 सालों में, अगर आप वापस आए? जैसे ओवरऑप हुआ है सेना के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए भी बात बढ़ाई जाए? देखिए, इस तरह का कोई इशू अभी पैरामिलिट्री फोर्सेस का आया ही नहीं है, तो स्वतः संज्ञान ले लेना कि ओआरओपी का कोई इशू है, आएगा तो विचार किया जाएगा। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? नमस्कार, मेरा नाम निकिता चतुर्वेदी है। मनोज सिन्हा जी, आपको प्रणाम है मेरा। मैं भी बिहार से हूँ। कोई बात नहीं, सिन्हा है तो मेरी तरफ से। अभी आपने कहा कि 2.25 लाख के पास थी रेलवे में ही। यही आपकी एक और रिपोर्ट कहती है, नेट पे ही अवेलेबल है, कि पिछले पखवाड़े में टिल नवंबर 2018 2,66,790 जॉब वैकेंट थे, जिससे कोई भी आपने लोगों को जॉब नहीं मिले हैं। ये पोजीशंस वैकेंट है। तो अगर आप मंत्री हैं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना डाटा साथ में लेके आया करें। थोड़ी ओके, उसमें सवाल क्या था मुझे पता नहीं, बट वो बेसिकली कह रही हैं कि आपने 2 लाख रेलवे की में जॉब्स की बात करी, लेकिन अभी भी वैकेंसी है रेलवे के जॉब्स में, ऐसा क्यों है? देखिए, ये भर्ती की प्रक्रिया निरंतर जारी रहने वाली है। हर साल कुछ लोग रिटायर होते हैं और हर साल विज्ञापन निकलता रहता है, तो जानबूझ करके जगहें छोड़ी जाए ये नियत नहीं है। वो निरंतर प्रक्रिया है। अभी 10 महीना पहले विज्ञापन निकला था, अभी 1-2 महीना पहले विज्ञापन निकला है। तो ये भर्ती की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है और ये लगातार चलती है। अब इस आंकड़े से भर्ती नहीं होती है कि ये खाली है तो तुरंत भर दी जाएगी। विज्ञापन निकालने में समय लगेगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है तो एजेंसी फिक्स करने में समय लगेगा, भर्ती होने के बाद उनकी ट्रेनिंग होगी तो उसमें टाइम लगेगा। तो ये बाहर से लोगों को भ्रम लगता है, लेकिन कोई जो वैकेंसी है उसको भरना है, यही नियत है और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत काम होता है। और मंत्री जी, गूगल सर्च का जमाना आ गया, जैसे को आंकड़ा निकलता है कोई गूगल सर्च करके निकालता है, बड़े हाथ खड़े हैं। मनोज जी एक सवाल था आपसे, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी आ जा रहा है, कई दावे उसमें किए गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अफसा यानी आर्म फोर्सेज स्पेशल प्रोविजन एक्ट की जो उसमें बात की गई, उसमें कहा गया उसमें बदलाव करेगी कांग्रेस अगर सत्ता में आ जाती है तो। इस पर आपको क्या कहना है? आफ्सपा पे सवाल, आर्म फोर्सेज स्पेशल प्रिवेंशन एक्ट, कांग्रेस कह रही है कि बदलाव करेगी उस पे। हमारा स्टैंड जो पहले है वही इस चुनाव में भी रहेगा, उसमें कोई बदलाव हम नहीं करने वाले।
That's as emphatic. मनोज जी नमस्कार। सशक्त प्रधानमंत्री, सशक्त आपका पूरा मंत्रिमंडल, पूर्ण बहुमत, फिर धारा 370 और आर्टिकल 35 को क्यों नहीं हटा रहे? कश्मीर का सवाल उठाया धारा 370 पर। देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वैचारिक प्रतिबद्धता पार्टी के नाते हमारी है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो राजनीतिक दौर है उसमें जैसे राम मंदिर का मुद्दा है, हम पिछले घोषणा पत्र में भी हमने कहा था और हमारे लिए या देश के अनेक लोगों के लिए ये निश्चित रूप से आस्था का विषय है, लेकिन ये भी हमने साथ में कहा था कि दो ही रास्ते हैं इसके, या तो सर्वोच्च न्यायालय इस पर फैसला दे या सहमति बने। तो हम केंद्र सरकार में जब हैं तो मुझे लगता है कि देश की भावनाओं का भी आदर करना है और 370 के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, हम आज भी मानते हैं और इंतजार करेंगे समय का। ऑलराइट, दो और सवाल, आखिरी सवाल सर प्लीज। नमस्कार साहब, आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपने बड़े संक्षेप में कहा कि वर्दी वालों के साथ राजकारण नहीं होना चाहिए, थैंक यू। लेकिन एक पुराना कमांडिंग ऑफिसर जिसने 11 बटालियन कमांड किया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, पंजाब, जम्मू कश्मीर 4 बार, कोई हादसा होने नहीं दिया, गोली खाए, आगे बढ़े, लेकिन हमारा हाथ हमारे जय जयकार करते हुए बाहर निकले। अभी एक प्रश्न, अभी पुलवामा में 40 हमारे गुजर गए, खामोखा गुजर गए, एक आदमी को भी पनिशमेंट नहीं मिला। क्यों मरे हो? मैं पूछता हूं कैसे मरे हो? कौन स्ट्रेटेजी क्या है कॉन्वॉय का? ओके, मैं भी तो कॉन्वॉय कमांडर हूं। नंबर 1 वो पूछ रहे हैं नंबर 2, जब हादसा होता है इसका मतलब कहीं तो कहीं फेलियर था, जब वो फेलियर की पनिशमेंट किसी को क्यों नहीं मिलती? प्रकरण की जांच हो रही है और मुझे लगता है कि जांच की रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई की जा सकती है। पहले से मान लेना कि किसका दोष है ये उचित नहीं है, और ऐसे गंभीर मसले में जब तक साक्ष्य पूरी तरह से न प्राप्त हो कुछ कहना उचित नहीं होगा। सर, जांच की तो होती रहती है, लेकिन मैं ये पूछता हूं कि हुतात्मा कौन बना, मार्टायर कौन बना? जो अपने गाड़ी में बम ला के मारा वो मार्टायर बना? नंबर 2, कोई भी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, अपना कांग्रेस हो या आपका बीजेपी हो, लेकिन जब भी हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुआ है, हमने अपना एरिया छीन लिया है, उसको सबको सरेंडर करते गए। ओके, पॉलिसी क्वेश्चन ऑल्सो, वो कह रहे हैं कि हर बार हम पीछे हट जाते हैं और पाकिस्तान तो हमारा एरिया भी छीन के चले जाता है। पिछले दशकों में ऐसा हुआ है कि हमारा एरिया छीन के चले जाता है, हम कुछ कर क्यों नहीं पाते? आपका गुस्सा जायज है, मुझे लगता है कि, और आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं, जो देश के प्रति आपके मन में भाव है, निश्चित रूप से उसका आदर हम करते हैं। पाकिस्तान और भारत के अंतर को दुनिया समझती है, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। हम इस तरह के देश नहीं है कि अनावश्यक किसी की सीमा में घुसे, लेकिन ये सच है कि थोड़ा बदल भारत के चाल चलन में हो गई है और उसको देश महसूस कर रहा है। आप जैसी बदल चाहते हैं, मुझे लगता है कि हो सकता है आने वाले समय में वैसी बदल भी आप देख सकेंगे। मंत्री जी, मुझे पता आपको जाना है, तो आखिरी सवाल। मनोज सिन्हा जी, आपने कांग्रेस पार्टी के बारे में तो कहा कि कांग्रेस का इस मंच पे ज्यादा जिक्र हो रहा है, जमीन पे हो नहीं रहा है। आप अभी गाजीपुर से ही आ रहे हैं, जहां आप अपना कार्यक्रम जो है कैंपेनिंग लगातार कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस से तो खतरा नहीं है, ये आपका मानना है, मगर गठबंधन से क्या आपको खतरा है? क्योंकि भाजपा को, जैसे आप कह रहे थे कि 71 सांसद भाजपा के थे, अपना दल को मिला के 73 एमपीज आपके थे, बट यूपी में अब गठबंधन का खतरा आ गया है, जिन्होंने आपसे फूलपुर, गोरखपुर और कैराना छीना था। तो क्या आपको यह आशंका नहीं है कि और सीटें छीनकर शायद दिल्ली का रास्ता जो यूपी से गुजरता है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? ये सही है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर के आता है। अब कैराना सबसे, मुझे लगता है कि हाल ही में जो सबसे अंत का चुनाव है वो कैराना है, और कैराना में हमको 46.2% वोट मिले थे। सपा, बसपा, कांग्रेस, रालोद, कम्युनिस्ट और भी अगर कुछ नाम आप जानते हो तो सब जोड़ लीजिए।
वो बाई इलेक्शन था। उस समय लोगों के सामने देश में सरकार बनाने का विकल्प नहीं था, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का विकल्प नहीं था। अब ये जो 2019 के लोकसभा का चुनाव है वो बाई इलेक्शन नहीं है, वो मोदी को प्रधानमंत्री भी बनाना है, देश में एक मजबूत सरकार भी बनानी है। तो मुझे लगता है कि उस समय 3.8% का गैप था कैराना में, सब मिलकर के लड़ रहे थे। अब खुद ही 2 फांट उन्हीं में हो गया है और 2 फैक्टर हमने और आपको गिना दिए हैं। मैंने एक बात आपसे चर्चा के समय कही कि 93 और 19 के बीच गंगा में पानी बहुत ज्यादा बह गया है। जब 93 में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, मुलायम सिंह जी और कांशीराम जी थे, ये लंबे काल तक वहां से लेकर के और 18 तक जिस तरह की एनामिसिटी उनके बीच रही है, जमीन पर वो गठबंधन कितना कारगर होगा मुझे लगता है कि यहां से अंदाज करना मुश्किल है। थोड़ा नीचे जाएंगे तो समझ में आएगा। और मैं इसीलिए विश्वास के साथ मैंने कहा कि पिछली जो परफॉर्मेंस थी, अब आंकड़ा बता देना तो मूर्खता होगी, लेकिन हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा उत्तर प्रदेश में और सरकार हम निश्चित रूप से बनाएंगे। मनोज सिन्हा जी, सीधे सवालों का really out of time. He has to, I know how to free him because he needs to go back. We are really, okay, let's take one last question. मनोज जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपकी पार्टी दगा करती है कि सैनिकों का सम्मान करती है? क्या आपको पता, आपके पूर्व सैनिक 3.5 साल से ज्यादा हो गए जंतर मंतर पे सड़कों पे बैठे हुए हैं सिर्फ 1 रैंक 1 पेंशन के लिए, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी हर स्टेज पे जाके कहते हैं कि मैंने OROP दे दिया। मैं कहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। हमें आज तक 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिला है। तो इससे आपका क्या जवाब है? OROP पे सवाल है, OROP पे सवाल है। वो पूछ रही हैं कि OROP में जो अभी भी मुसीबतें हैं, चूके हैं, उनको कैसे ठीक करेंगे? देखिए, इसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं। अगर वो कहेंगे तो विस्तार से उसका उत्तर खोजा जाएगा। लेकिन ये सच है कि लगभग 30-35 हजार करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए हैं। लोगों की अपेक्षा और होगी तो सरकार ने धीरे धीरे उसमें संशोधन किए हैं और जो चिंताएं लोगों की हैं उनका समाधान आगे करने की